Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So are you ready to start with the last lecture of C++ programming? Yes, this is going to be the last lecture of C++ programming series. Today we'll be covering four topics. सबसे पहला हम cover करने वाले हैं inline functions. Secondly, we'll be doing about call by values. Thirdly, call by reference and एक और topic है that is reference variable. So now let's start with what are inline functions. So basically what happens when a function is invoked, that is when we run a function, when we call a function, a bunch of the task is performed. For example, मेरे पास कोई function है void print. मेरे पास ये एक फंक्शन है एंड जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगी तो इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, जो भी मैंने इसके अंदर टास्क लिख रखा होगा, वो सारे के सारे टास्क क्या होंगे, परफॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। whenever we are calling a function, मैंने कंपाइलर को बोला कि मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करके बताओ, तो पहले कंपाइलर क्या करेगा, पहले वो कंफर्म करेगा कि जिस फंक्शन को आपने कॉल लगाया है क्या वो फंक्शन रियलिटी के अंदर, प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, रिटर्न टाइप चेक करेगा कि भाई हमारे जो फंक्शन में रिटर्न टाइप हमने लिख रखा है और जो कॉलिंग के वक्त हमने लिख रखा है क्या वो सही है। सही है तो बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंडली वो चेक करता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर एंड द टाइप ऑफ पैरामीटर्स दैट इज पास इनसाइड अ फंक्शन। यहाँ पर तो हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा, बट ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर्स पास कर देते हैं। किसी के अंदर एक पैरामीटर पास होता है, किसी के अंदर टू पैरामीटर्स को हम पास कर सकते हैं। और क्या करता है, रिटर्न। अगर हमारे पास फंक्शन वॉइड है, वॉइड रिटर्न टाइप है यहाँ पर, तो कहीं हमने यहाँ पर कुछ रिटर्न तो नहीं करवा रखा। अगर यहाँ पर इंटीजर है तो हमारे पास ज़रूरी होता है कि हम यहाँ पर लिखें दैट इट इज़ रिटर्न ज़ीरो। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये ज़ीरो हमको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, लेकिन ये सब काम तो ठीक है, एक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है या फिर हार्डली टू स्टेटमेंट्स आर देयर विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय दिस फंक्शन। अब अगर कंपाइलर सबसे पहले इंट मेन पे जाएगा, सबसे पहले वो पूरा का पूरा प्रोसेस ये चेक करेंगे कि रिटर्न टाइप सेम है क्या, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ये सब कुछ सेम है या नहीं, एंड देन वो फंक्शन पे आएगा फाइनली। फिर वो इस टास्क को एग्जीक्यूट कराएगा, दैट इज ओनली टू स्टेटमेंट्स और वन स्टेटमेंट। फिर वो इस टास्क को एग्जीक्यूट कराएगा एंड देन वो वापस से इंट मेन पे जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। क्या है ये प्रोसेस, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लेकर आए हैं यहाँ पर इनलाइन फंक्शंस। लेकिन इनलाइन फंक्शंस की यहाँ पर एक कंडीशंस भी होती है, इट इज हैविंग अ कंडीशन। इसकी कंडीशन ये होती है कि जो भी आप फंक्शन को इनलाइन बनाना चाहते हो उसके पास या तो सिर्फ वन और टू सिंपल स्टेटमेंट्स होने चाहिए बस। बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए, वरना वहाँ पर भी आपको टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है प्रोसेस। तो इनलाइन फंक्शन को जब भी हमको बनाना होता है तो इसका सिंटैक्स कैसा होता है, सिंटैक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं इनलाइन कीवर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनलाइन कीवर्ड को यूज़ करते हैं यहाँ पर, देन वी विल बी राइटिंग अ रिटर्न टाइप। किस तरीके का रिटर्न टाइप हमको चाहिए, इंटीजर चाहिए, वॉइड चाहिए, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एंड देन फाइनली जो भी हमारे फंक्शन का नेम है यहाँ पर मेंशन कर देंगे, and inside the brackets we write the number and the type of parameters we want to pass in a specific function. So what happens over here, whenever we declare a function as inline, the function body is replicated at the function calling place. अभी ये थोड़ा सा theoretical है, ऐसे समझ में नहीं आया। Okay, so we'll understand this concept with the help of writing a program. एक प्रोग्राम लिखते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इनलाइन फंक्शन को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ड्राई रन भी समझेंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट राइट द प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें करने वाले, फर्स्टली वील बी कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सेकेंडली वील बी कैलकुलेटिंग द क्यूब ऑफ द स्क्वायर ऑल्सो। तो दोनों ही फंक्शंस को मुझे इनलाइन बनाना है। सबसे पहले इनलाइन इंट स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे अपन, इंट ए। ठीक है, यहाँ पर मुझे रिटर्न करवाना है सिंपल। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं एक न्यू वेरिएबल बनाकर जो मेरे पास स्क्वायर के बाद वैल्यू आएगी मैं उस न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उसको रिटर्न करवा सकती हूँ, लेकिन वो अगेन बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना है यहाँ पर। सिमिलरली मैं एक और फंक्शन बना रही हूँ इंट क्यूब के नाम से, एंड यहाँ पर भी हम वही आर्ग्यूमेंट पास कर लेंगे। अब यहाँ पर जब हम रिटर्न करवाएंगे तो a मल्टीप्लाइड बाय ए रिटर्न करवा देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने दो इनलाइन फंक्शंस को यहाँ पे बनाया है एंड दोनों के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। नाउ इंट मेन पे आओ, इंट मेन पे आकर सी आउट करवा देंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए एंड देन सिमिलरली सेम स्टेटमेंट हम क्यूब के लिए भी प्रिंट करेंगे, द क्यूब। यहाँ पर एक ही जगह पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फंक्शन को कॉल लगाएंगे। स्क्वायर के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू पास करी है 3 एंड क्यूब को भी यहाँ पर कॉल करवाएंगे जब, तो क्यूब के अंदर वैल्यू पास कर देते हैं 3। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमने कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, रादर देन सबसे पहले तो क्या होगा, कंपाइलर हमारे पास इंट मेन सेक्शन में आएगा, वो सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो ये वाली लाइन पढ़ेगा। क्या लाइन है कि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, हमने स्क्वायर नाम के फंक्शन को कॉल लगा रखी है जिसके अंदर 3 एज अ पैरामीटर पास कर रखा है। अब यहाँ से कंपाइलर जनरली क्या करता है, उस प्रोग्राम उस फंक्शन के ऊपर जाता है एंड फिर वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमने पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पर उठकर आ जाएगा एंड इसका एग्जीक्यूशन यहीं पे होगा। कंपाइलर को वापस से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आने जाने का टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा, टाइम कंज्यूम कम होगा। यहाँ पर ये जो हमने फंक्शन बनाया वही डायरेक्टली यहाँ पर उठ के आ जाएगा इन द केस ऑफ द एरिया। क्यूब के अंदर भी सेम ही होने वाला है, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ पर उठकर आ जाएगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई है, दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 9 एंड द क्यूब ऑफ द स्क्वायर इज 27। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो इनलाइन फंक्शन है वो हमारे पास काम कर रहा होता है। यहाँ पे आपको 2-3 चीजें हैं जो कि याद रखने की जरूरत है। मैं आपके लिए 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। सो जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है दैट इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। कोड रिडंडेंसी को ये क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर देता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है कंडीशंस के बारे में। अगर हमारे पास काफ़ी बड़ा फंक्शन हमने बना रखा है और हमारे पास n नंबर ऑफ टास्क है जो कि हमको परफॉर्म करने हैं, तो हम इनलाइन फंक्शन को यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं। हम इसको तभी यूज़ करते हैं व्हेन वी आर हैविंग जस्ट 1 or 2 स्टेटमेंट्स, when only 1 or 2 statements are to be executed by the function or to be executed by the function। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि जब भी हम कोई भी फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर करते हैं तो जो हमारे पास फंक्शन बॉडी होती है वो रेप्लिकेट होकर चली जाती है, ओरिजिनल नहीं जाती है, रेप्लिकेट होकर हमारे पास क्या जाती है, जो भी जहां पर भी हम फंक्शन को कॉल करें वहां पर आ जाती है। सो व्हेनेवर अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड, व्हेन अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड inline, the function body is replicated मतलब डुप्लीकेट हो जाना, replicated at the function's calling place, function calling place। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि अगर हमको किसी भी फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम इनलाइन कीवर्ड को यूज करते हैं। इनलाइन कीवर्ड यहाँ पर जो हम यूज कर रहे होते हैं वो लोअर केस में होता है, कोई भी कीवर्ड जो भी हम यूज करते हैं वो कभी भी अपर केस के अंदर नहीं होता है, ये बात याद रखनी है आपको। इनलाइन फंक्शंस जनरली आपसे या तो 1 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं या फिर 2 मार्क्स, इससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इनलाइन फंक्शन से नहीं आता है। नाउ लेट्स मूव टू कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को मैं आपको एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म के अंदर समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप सी पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, हर जगह ये 2 टॉपिक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं अपन कॉल बाय वैल्यू के अंदर। जब भी हम कोई भी वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर तो हम उसको बोल देते हैं कॉल बाय वैल्यू, मतलब हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय द वैल्यू, जैसा कि अभी हमने करा। अभी जो हमने फंक्शन को कॉल करा तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने वैल्यू पास कर दी है।
तो ये दोनों ही फंक्शंस किसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, कॉल बाय वैल्यू के। वैल्यू यहाँ पर पास हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं वैल्यू की जगह पे एड्रेस पास कर दूं किसी भी फंक्शन का, किसी भी वेरिएबल का, अगर मैं यहाँ पर एड्रेस पास कर दूं एज एन पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, वो क्या बन जाएगा, कॉल बाय रेफरेंस बन जाएगा। एक बात ध्यान रखने की, जहां पर भी रेफरेंस की बात आ जाती है वहां पर हम बात कर रहे होते हैं एड्रेस की। रेफरेंस मतलब एड्रेस होता है। पॉइंटर्स के अंदर भी मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है, व्हेन वी पास वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट, वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, इट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम क्या कर रहे हैं, हम एड्रेस पास कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उसको हम कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पर नाम दे देते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या नाम आता है यहाँ पर, सेकेंडली हम बात कर रहे होते हैं इनके सिंटैक्स की। सिंटैक्स को अगर आप टेक्निकल टर्म्स में फंक्शन प्रोटोटाइप बोलना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोल सकते हो यहाँ पर। तो जब भी हमको कॉल बाय वैल्यू के लिए सिंटैक्स बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे होते हैं अपना रिटर्न टाइप, मैंने यहाँ पर वॉइड लिखा है। देन हम अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं, मैंने यहाँ पर ऐड फंक्शन बनाया है। एंड जो भी हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो हम यहाँ पर पास कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम कॉल बाय रेफरेंस के सिंटैक्स की बात करें, ऑलमोस्ट सेम होता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप देन फंक्शन नेम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल नेम आएगा, ठीक है, इंटीजर लिखकर ही नहीं छोड़ देना है। यहाँ पर हम लगाते हैं स्टार एंड देन वी राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा फंक्शन कॉलिंग ही चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Whenever we call a function using call by value, then a copy of the variable is passed to the function. ओरिजिनल वैल्यू कभी भी पास नहीं होती है कॉल बाय वैल्यू के अंदर, हमेशा एक कॉपी बनती है पहले एंड देन द कॉपी इज पास्ड. So if there is any change to the variable in that function, then the original value cannot be changed. अगर हमने फंक्शन के अंदर सेम वेरिएबल को कोई और वैल्यू देने की कोशिश की या फिर उसको हमने कोई और वैल्यू दे ही थी, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं कॉल बाय वैल्यू के केस के अंदर. और ऑन द contrary, what happens when we do the call by reference? When we call a function using call by reference, then the original value is passed. यहाँ पर original value pass हो जाती है because we are passing the address to the function, and hence if any change is there in the original value, तो हमारे पास क्या होता है, original value ही change हो जाती है. ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यस, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, void चेंज के नेम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं. यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करते हैं इंट ए के नेम से. ठीक है, इसको डेफिनेशन बाद में प्रोवाइड करते हैं. सबसे पहले आ जाओ इंट मेन सेक्शन. इंट मेन सेक्शन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ए नाम से. इसको वैल्यू एंटर करवा लेते हैं, एंटर नंबर. ठीक है, सी इन के अंदर वैल्यू ले लेंगे. ठीक है, इतना काम हमने कर लिया. अब यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती है, सबसे पहले तो हम इसको कॉल करवाएंगे. ए की वैल्यू को हम सबसे पहले कॉल करवाएंगे जब हमने फंक्शन कॉल नहीं करा, दैट इज बिफोर कॉलिंग द चेंज फंक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको वैल्यू ले लेंगे इसकी. नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चेंज फंक्शन को कॉल करवाएंगे एंड इसके अंदर अपन एक ऐसा आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हैं क्योंकि वैल्यू तो यहीं से जाएगी. उसके बाद सेम स्टेटमेंट को अपन वापस एग्जीक्यूट करेंगे एंड यहाँ पर आफ्टर कर देंगे, आफ्टर फंक्शन कॉलिंग. ठीक है, इतना कर दिया. लास्ट में लिख दो रिटर्न 0. अब अपने मेन फंक्शन पे आएंगे अपन. यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल कर दिया इसका इंक्रीमेंट, मैंने ए का इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप a+1 भी लिख सकते हो, a++ भी लिख सकते हो. इट इज टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू राइट दिस. यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे वैल्यू
ऑफ ए इन द फंक्शन, ठीक है, एंड ए एंड एंड अब इसको हम क्या करवाएंगे, रन करवाते हैं एंड लेट्स सी कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर कोई चेंज आता है या नहीं आता। नंबर एंटर करते हैं 4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हमने फंक्शन कॉल नहीं करा था, जब हमने चेंज फंक्शन को कॉल नहीं करा था, तब हमारे पास 4 ही वैल्यू थी, वही हमने एंटर करी है यहाँ पर। जब हमारा फंक्शन कॉल हुआ तब हमारी वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। लेकिन जब हम अपने चेंज फंक्शन को कॉल करके वापस से इंट मेन सेक्शन के अंदर एंटर हुए एंड देन हमने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 है। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो ए वैल्यू पास हुई थी वो ए की एक कॉपी पास हुई थी, ओरिजिनल वैल्यू पास नहीं हुई थी, ठीक है। अब सेम प्रोग्राम को हम करके देखते हैं बाय कॉल बाय रेफरेंस। ऑल कॉपी एंड यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब अगर मुझे सेम प्रोग्राम को कॉल बाय रेफरेंस बनाना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर स्टार इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको हम पी ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर मुझे चेंजेस करने हैं तो स्टार पी इज इक्वल्स टू स्टार पी, ठीक है। इसके अंदर भी हम 1 से ही इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे स्टार पी, जहाँ यहाँ पर हमने ए लिखा था ना वहाँ पर अपन स्टार पी लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर मुझे एक तो ए वेरिएबल चाहिए ही होगा, उसी के साथ मुझे एक एड्रेस के लिए भी चाहिए होगा। नाउ यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ए वेरिएबल है उसका एड्रेस मुझे पी के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। सो पी विल बी इक्वल टू द एड्रेस ऑफ ए। तो जो भी ए का एड्रेस है वो क्या होगा, पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड जब भी हम स्टार पी लगाएंगे तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है कि हम ये एड्रेस क्यों लगाते हैं यहाँ पर, सो यू कैन रेफर टू द पॉइंटर लेक्चर, ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ए यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर हम पी को पास करने वाले हैं, पी को पास करेंगे एंड देन अगेन ए की वैल्यू को हम यहाँ पर इसको रन करवाते हैं एक बार एंड लेट्स सी कि हमारे जो वैल्यूज है वो एड्रेस लेवल पे चेंज होती है यानी। तो यहाँ पर मैं 6 एंटर कर रही हूँ तो यस यहाँ पर चेंज हो गई। जब हमने चेंज फंक्शन को कॉल नहीं करा था तब हमारी इनिशियली वैल्यू थी 7। जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसके अंदर हमारी वैल्यू हो गई 7, सॉरी यहाँ पर 6 थी, यहाँ पर 7 हो गई। एंड जब हम अपने चेंज फंक्शन को कॉल करवा कर वापस से अपनी इंट मेन सेक्शन पे आए तब भी हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 7 ही शो हो रही है। मतलब अभी जो चेंज हो चुका है, ए की वैल्यू के अंदर जो चेंज हुआ है वो परमानेंट हो चुका है, वो ओरिजिनल वैल्यूज के अंदर चेंज हो चुका है। क्योंकि हमने क्या करा है, हम सबसे पहले गए मेमोरी लोकेशन में। मैं आपको मेमोरी से एनालाइज करके बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए जो इसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड यहाँ पर मेरे पास है वेरिएबल पी जो मैंने बनाया था अभी अभी एंड इसका हमारे पास है 5 6 7 8 एड्रेस है, ठीक है। ए के अंदर वैल्यू थी 6। अब मैंने क्या करा, पी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर करवा दिया। तो इसके अंदर क्या स्टोर हो चुका है 1 2 3 4 एंड यहाँ पर जस्ट मिनट, जहाँ यहाँ पर जब हमने स्टार पी लिखा तो इसका मतलब क्या होता है कि पी के ऊपर जो भी एड्रेस है आप उस एड्रेस पे जाओ एंड उस पे जो भी वैल्यूज है उसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन में हमने क्या परफॉर्म करा है, यहाँ पर हमने कर दिया इसका इंक्रीमेंट। मैंने यहाँ पर इसका इंक्रीमेंट 1 से करा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका इंक्रीमेंट 5 से करूँ एंड देन अगर मैं इसको रन करूँ तो 5 टाइम्स 5 प्लस हो जाएगा इसकी वैल्यू के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आई एंटर्ड 3, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसमें 5 ऐड हो गया एंड ये जो चेंज है ये ओरिजिनल वैल्यू के अंदर ही चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द कॉल बाय वैल्यू एंड द कॉल बाय रेफरेंस। नाउ एक और टॉपिक है दैट इज द रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल की भी बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं आपस के अंदर ही, यस। तो बात करते हैं रेफरेंस वेरिएबल की। अब रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है ना, इट इज अ वेरिएबल दैट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव एंड अनदर नेम फॉर द प्रीवियसली डिफाइंड और द एग्जिस्टिंग वेरिएबल। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, इट इज अ वेरिएबल दैट provides
an alternate name for the existing variable। वो वेरिएबल जो कि ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या करता है, ये एक न्यू नेम प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है। एग्जिस्टिंग वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। एग्जाम्पल्स से अगर हम इसको समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हमने बनाया एक वेरिएबल इंट ए के नाम से, जिसको हमने 10 से क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा इंट एड्रेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो b है इट इज एक्टिंग एज अ रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल का क्या मतलब है कि a जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, a को मैंने जो एड्रेस दिया है सेम एड्रेस के ऊपर b भी पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल सेम एड्रेस है जिसके ऊपर b भी पॉइंट कर रहा है। इसको समझते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास एक वैल्यू है 10 एंड मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स मैंने बना रखे हैं। तो a तो इसी के ऊपर पॉइंट कर रहा है। इसका फॉर एग्जाम्पल कोई एड्रेस है 1 2 3 4, ए तो इसी के ऊपर पॉइंट कर रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन में ही लिख रखा है कि दैट ए इज इक्वल टू 10, तो वो तो इसी पे पॉइंट कर रहा है। लेकिन मैंने सेकेंड लाइन में लिखा दैट एड्रेस ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी ए के एड्रेस पे ही पॉइंट कर रहा है जो कि है 1 2 3 4। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको रेफरेंस वेरिएबल में समझने की होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक नंबर में आता है या फिर आपसे वाइवा के अंदर ये इसको पूछते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। सो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है कि एक वेरिएबल को ही हमने एक और दूसरा नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल इफ योर नेम इज राजकुमार, ठीक है, आपका नेम राजकुमार है, टीचर्स जो भी है वो आप फैकल्टी जो भी है वो आपको राजकुमार के नेम से बुलाते, बट योर फ्रेंड्स कॉल यू बाय द नेम राज। अब राजकुमार और ये राज नेम तो सेम ही पर्सन की तरफ पॉइंट कर रहा है, सेम ही पर्सन है जिसको लोग राजकुमार भी बुला रहे हैं, राज भी बुला रहे हैं। तो सेम हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर भी बात हो रही है कि 10 तो मैंने एक ही वैल्यू साइन कर रखी है, लेकिन अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है तो या तो मैं ए के थ्रू कर लूँ या फिर मैं बी के थ्रू कर लूँ। अब अगर हम यहाँ पर ए को प्रिंट करवाएंगे या फिर अगर हम बी को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास सेम वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। इसको एक बार प्रैक्टिकली भी कर देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले इंट मेन में आएंगे और यहाँ पर हम बना लेते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 10 एंड इंट एड्रेस ऑफ b इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब यहाँ पर सी आउट करवा देंगे वैल्यू ऑफ a इज दिस, एंडल कर देंगे एंड सेम हम प्रिंट करवाने वाले अपने b के लिए वैल्यू ऑफ b। ठीक है, एंड लास्ट में रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या नाम है इसका, रेफरेंस वेरिएबल .cpp, सेव करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, मैंने वैल्यू तो सब असाइन करी थी ए को, लेकिन मेरे पास यहाँ पर बी की भी वैल्यू क्या दिखा रहा है, मुझे 10 दिखा रहा है। दैट मीन्स कि सेम वैल्यू को मेरे पास दो वेरिएबल्स यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। So yeah, that was all about the C++ programming. Today we have completed our C++ programming, and if there is any concept, any topic that you want me to explain it again, please feel free to comment it. And thanks for watching this video. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this amazing C++ programming series, and the next series, that is of digital electronics, will be live soon on the channel Code with Riya. So stay tuned and have a happy day. Thank you so much.